दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन रात के अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर और भी कई सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं और इनमें जान डालने का काम करता है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। एक बार जरा सोच के देखिए कि कैसा होता हमारी आज की जिंदगी अगर बिजली का आविष्कार ना हुआ होता। साथ ही एक बार ये भी सोच कर देखिए कि बिजली के आविष्कार से पहले इंसानी जिंदगी कैसी रही होगी। आज जहाँ हर छोटे बड़े शहरों को हम रात के अंधेरे को दिन के उजाले की तरह रोशनी से नहाए हुए देखते हैं, बिजली के आविष्कार से पहले घोर अंधेरे में डूबा रहता था। ना ही आज की तरह घरों में बिजली के पंखे होते थे, ना ही एसी, ना ही फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिकल मोटर हुआ करता था और ना ही कूलर या गीजर। दरअसल आज की हमारी ये आधुनिक जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और आज की ये आधुनिक इंसानी सभ्यता बिना इलेक्ट्रिसिटी के कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कब, कैसे और किसके द्वारा किया गया? तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बिजली की खोज दरअसल अचानक नहीं हुई, बल्कि ये सदियों लंबी एक मिस्टीरियस जर्नी थी जहां कई सारे मिथों को, गलत समझ और दैवीय शक्तियों की जिक्र शामिल है, जिसका लिंक 2600 साल पुरानी ग्रीक दार्शनिक से जुड़ा हुआ पाया जाता है। दरअसल बिजली को इंसानों ने हजारों साल पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन तब इसे सिर्फ एक इनविजिबल डिवाइन एनर्जी माना जाता था। लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास नील नदी के किनारे बसने वाले प्राचीन मिस्रवासी पहली बार बिजली की झटके के रूप में एक चौंकाने वाले अनुभव से परिचित हुए थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिजली के इस झटके की सोर्स कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि नील नदी में बसने वाली एक मछली थी जो कि इलेक्ट्रिक कैटफिश या इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता था। इसकी आबादी आज भी साउथ अमेरिकन अमेज़न बेसिन पर पाए जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वे 860 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्षम थे और वे इस ऊर्जा को शिकार करने, रास्ता खोजने और अपनी रक्षा करने के लिए करते थे। प्राचीन मिस्रवासी उन्हें थंडर ऑफ द नाइल कहते थे और उन्हें दूसरी मछलियों का रक्षक मानते थे। इनसे जनरेट होने वाले बिजली के झटके इतना जोरदार था कि कोई व्यक्ति अगर एक बार इसे छू ले तो इंसान सुन्न पड़ जाए। इस एनर्जी का आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ऊर्जा इतनी ताकतवर था कि आप इनसे आसानी से अपने घर के 3 रेफ्रिजरेटर एक बार में चला सकते हो। लोग इन मछलियों को तब एक दैवीय शक्ति मानते थे। लगभग 600 बीसी में प्राचीन ग्रीस में मेलेटस के एक दार्शनिक, जिन्हें दुनिया का पहला दार्शनिक माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म को एक्सप्लोर किया। दरअसल जीवाश्म बन चुके पीले रंग के एक पैर के गोंद, जिसे अंबर कहा जाता है और ग्रीक में इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इस पर एक प्रयोग के दौरान उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। जब वे अंबर को किसी जानवर की रोएदार खाल या रेशम से रगड़ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि अचानक पंख, बाल या तिनके जैसी हल्की चीजें अंबर की ओर खींच रहा था, जिसे उन्होंने एक मैग्नेटिज्म माना। लेकिन ये सिर्फ एक मैग्नेटिज्म नहीं था, बल्कि ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। थेल्स को तब इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी जिस शक्ति की खोज की है वो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करने वाला है। आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उपयोग करते हैं, दरअसल वो ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही आया है। अगले 2000 सालों तक बिजली महज एक खोज या कौतूहल का विषय बनकर रह गई। लगभग 47 एडी के आसपास रोमन फिजिशियन दर्द को शून्य करने के लिए टॉर्पिडो फिश का इस्तेमाल करते थे, जो कि 200 वोल्ट तक की बिजली के झटके जनरेट करने में सक्षम था। लोग अंधेरे में जब पॉलिस्टर, नायलॉन या किसी तरह सिंथेटिक कपड़े को अपने शरीर से उतारते थे तो उन्हें हल्की चिंगारियां और चटकने जैसी आवाजों को देख और सुनकर हैरानी होती थी।
अपने शरीर से कपड़े उतारते समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखें तो आपको भी इसका एहसास होगा। दरअसल ये कपड़ों और आपकी त्वचा के बीच होने वाले घर्षण से जनरेट होने वाली एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, लेकिन तब उन्हें इसके पीछे छिपे विज्ञान के बारे में नहीं पता था, लिहाजा वे इसे सिर्फ एक मिराकल मानते थे। फिर सन 1600 में विलियम गिलबर्ट नाम के एक इंग्लिश फिजिशियन सामने आए जिन्हें विद्युत विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने डी मैग्नेटे नामक एक पुस्तक पब्लिश की जहां उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक पोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। गिलबर्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया कि धरती खुद एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है। उन्होंने समझाया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी मूल रूप से दो अलग अलग फेनोमेना है, हालांकि वे एक ही फोर्स से जुड़े हुए दो पहलू हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जबकि दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। गिलबर्ट के इसी सिद्धांत को बिजली के अध्ययन का असली साइंटिफिक स्टडी के तौर पर माना जाता है। 1660 के दशक में एक जर्मन वैज्ञानिक टो वान गैरेक ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाया, जिसमें एक घूमता हुआ सल्फर का गोला होता था और वे एक सॉकर बॉल जितना बड़ा था। इस चमत्कारी मशीन को एक झलक देखने के लिए लोग तब मीलों दूर से आते थे। 1720 के दशक तक अंग्रेज वैज्ञानिक स्टीफन ग्रे ने एक और बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने बिजली के प्रवाह यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की खोज की। ग्रे ने दिखाया कि बिजली कुछ चीजों जैसे धातु के तारों और कुछ हद तक गीले धागों से होकर गुजर सकता है, लेकिन कांच, लकड़ी और फाइबर जैसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकता। 1733 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स डू फे ने दो अलग अलग तरह की बिजली की पहचान की, जिसे उन्होंने वेट्रियस और रेजिनस नाम दिया, जिसे आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। डू फे ने दिखाया कि ये दो विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करता है, और सिमिलर चार्ज वाले एनर्जी एक दूसरे को दूर धकेलता है, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बुनियादी सिद्धांत है। जून 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी एक प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि आसमान में गरजने वाले थंडरिंग और कुछ नहीं बल्कि बिजली है, और ये बाकी सोर्स से मिलने वाली विद्युतीय शक्तियों की तरह ही एक प्रकार की विद्युतीय शक्ति है। उन्होंने देखा कि बिजली की गरजने के दौरान उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। फ्रैंकलिन ने इस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक लेडन जार यानी कि कैपेसिटर में स्टोर किया ताकि इससे उन्हें आगे और भी प्रयोग करने का मौका मिले। उन्होंने इस प्रयोग से साबित किया कि थंडरबोल्ट से मिलने वाली चिंगारी किसी प्रयोगशाला में पैदा होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही एक इलेक्ट्रिसिटी है। इस प्रयोग से एक और चीज सामने निकल कर आई कि इस आसमानी खतरनाक बिजली की कहर को डिस्चार्ज करके इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है, और इसी के साथ लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रलाइज या ग्राउंड करने के लिए आज हम अपने घरों के छतों पर लगाते हैं। 1780 में एक इटालियन साइंटिस्ट लोगी गाल्वानी मेंढकों पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने मेंढक के पैरों को एक लोहे की रेलिंग के पास पीतल के हुकों पर लटका रखा था। जब मेंढक के पैर दोनों धातुओं को छुआ तो वे जोर से फरफराने लगे, और कुछ देर के बाद वो मेंढक मर चुके थे। गलवानी को लगा कि उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली है, जो मांसपेशियों के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी एलेसेंड्रो वोल्टा इससे सहमत नहीं थे। वोल्टा का मानना था कि बिजली एक नम वातावरण में दो अलग अलग धातुओं के संपर्क से पैदा होता है, और सन 1800 में वोल्टा ने अपनी बात को साबित कर दिखाया। उन्होंने जिंक और कॉपर की डिस्क को एक के ऊपर एक रखा और उनके बीच में नमक वाले पानी और एसिड में भिगोया हुआ कार्डबोर्ड रखा, जिसे उन्होंने वोल्टेइक पाइल नाम दिया। दरअसल ये दुनिया का पहला बैटरी था, और इसी के साथ आप वैज्ञानिकों के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के बजाय करंट का एक स्थिर और कंटिन्यूअस फ्लो मौजूद था, और इसी आविष्कार के साथ केमिकल इलेक्ट्रिसिटी का एरा शुरू हो चुका था।
वोल्टा के इस आविष्कार ने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया था और इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल को और मजबूती दी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की पावर या एनर्जी को मापने के लिए जिस बोल्ट शब्द का उपयोग करते हैं वो दरअसल वोल्टा के सम्मान में डेडिकेट किया गया है। (1820) में डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्चर्ड ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी वायर से बिजली का करंट गुजरता है तो पास रखी कॉम्पास की सुई हिलने लगती है। ये इस बात का सबूत था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड है। 1821 में माइकल फैराडे ने दुनिया को चौंका देने वाला एक आविष्कार किया। फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर बनाई जहां तारों का एक गुच्छा चुंबक के चारों ओर घूमता था। फिर 1831 में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, जहां उन्होंने तार की एक कुंडली के बीच से चुंबक को गुजरकर बिजली का करंट जनरेट करके दिखाया। आज हम जिन जनरेटर और ट्रांसफार्मर को काम करते हुए देखते हैं वो सभी इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इसी के साथ फैराडे ने पहली बार प्रूव किया कि गति से भी बिजली बनाया जा सकता है। आज हम अपने आसपास जो पावर प्लांट, कारों के अंदर लगे ऑल्टरनेटर, यहाँ तक कि आपका फोन चार्ज होते हुए देखते हैं, वे सभी फैराडे की ही देन है। 1870 के दशक आते आते बिजली का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। 1879 में थॉमस एडिसन ने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब को इजाद किया और न्यूयॉर्क सिटी में डीसी करंट का इस्तेमाल करके पहला सेंट्रल पावर स्टेशन बनाया। लेकिन इसके साथ एक अड़चन ये थी कि डीसी करंट ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। फिर सीन में आए निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिव करंट यानी एसी का जोरदार समर्थन किया। दरअसल ऑल्टरनेटिव करंट वो करंट फ्लो है जिसे ट्रांसफर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाकर या घटाकर सैकड़ों मील दूर तक पहुंचाया जा सकता था। अब एसी करंट और डीसी करंट को लेकर टेस्ला और एडिसन के बीच लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि एडिसन ने तो एसी करंट को बदनाम करने के लिए सरेआम कई जानवरों को बिजली के झटके देकर मार डाला। लेकिन जीत आखिरकार एसी करंट की ही हुई। आज आप और हम अपने घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल एसी करंट है। 19 के दशक की शुरुआत तक यही बिजली सभी शहरों को रोशन कर रहे थे। फैक्ट्रियों में इसी बिजली का इस्तेमाल हो रहा था और ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए बदल रहा था। इलेक्ट्रिक ईल से लेकर डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट तक का ये दिलचस्प जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो विश्व विज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।